ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृत पैगलम का विषय क्या है? प्राकृत पैगलम का विषय क्या है? छंद। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा है, जो कि जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और यही सर्वमान्य मत है। लेकिन भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार भिन्न भिन्न मत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनस्थिति का प्रतिफलन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नागेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन कुलस सूरी पट्टाभिषेक रास की रचना कौन है? धर्म कलश मुनि है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार? धर्म कलश मुनि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है। यह कथन किस इतिहासकार का है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया कथन है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया? हिंदी का ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किया गया? तो विचल देव रासो हिंदी का ऐसा पहला काव्य है जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान कौन है? ऐसे कौन से विद्वान है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो, जो कि महाकाव्य है, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। और इस काव्य को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, न उसे छोड़कर। यह कथन किस इतिहासकार का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है। तो मैथिली की मतलब विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? मतलब विद्यापति के अलावा मैथिली का और कोई ऐसा प्रसिद्ध कवि कौन है? तो दामोदर शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। इस मत के समर्थकों में कौन सम्मिलित है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, राहुल बेल की नायिका कौन है? राहुल बेल जो है रोड़ा कवि के द्वारा रचित रचना है और ये शिलांकित रचना है। इसकी नायिका कौन है? राहुल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया है? किसने सर्वप्रथम विद्यापति को रहस्यवादी घोषित किया था? तो ग्रेसन ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, आल खंड को परमाल रासो के नाम से किसने प्रकाशित कराया था? तो आल खंड को परमाल रासो के नाम से श्याम सुंदर दास ने प्रकाशित कराया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलियट के अनुरोध पर परमाल रासो को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वाटरफील्ड ने किया। किसने किया? तो वाटरफील्ड ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा है, किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विपसी गांव उपहार में दिया था, जिस पर किसने इन्हें अति लुब्ध नगर याचक कहा? तो राजा शिव सिंह ने विद्यापति को कौन सा गांव उपहार में दिया था? विस्पी गांव। तो जिस पर केशव मिश्र ने इन्हें अति लुब्ध नगर याचक कहा था। किसने?
केशव मिश्र ने इन्हें अतिलुब्ध नगर याचक कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है बड़सुख सार पावल तूर तु तीरे छोड़ियत निकट नयन बह नीरे। यह प्रसिद्ध जो पद है किस विद्वान के अंतिम पद माने जाते हैं? ये पद जो है प्रसिद्ध पद है और किसके द्वारा कहा गया पद है? विद्यापति के द्वारा कहा गया पद है और यही इनका अंतिम पद माना जाता है, जो कि किसको समर्पित है? गंगा को समर्पित है। बड़सुख सार पावल तू तीरे छोड़ियत निकट नयन बह नीरे। क्वेश्चन नंबर 18 है मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ जिस पर हजारों पक्षियों के कलरव की चीरती हुई कोकिल की काकली आकाश पाताल को रस प्लावित करती है और अपना स्वतंत्र आश्रित प्रकट करती है, उसी प्रकार उनकी कविता भी अपना परिचय आप देती है। तो विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? तो यह कथक राम वृक्ष वेणीपुरी के द्वारा कहा गया कथन है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कथन किसके द्वारा कहा गया है? राम वृक्ष वेणीपुरी के द्वारा कहा गया है। और किसके संबंध में कहा गया है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कथन किसके संबंध में कहा गया है? विद्यापति के संबंध में कहा गया है, जो कि आदिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है, उसमें वेदना है, व्याकुलता है, प्रीतम की प्रियतमा के प्रति तल्लीनता है, कोरी हाय हाय वहाँ नहीं है। तो विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन विद्यापति के संदर्भ में राम वृक्ष वेणीपुरी के द्वारा कहा गया है। किसके संदर्भ में? विद्यापति के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 20 है विद्यापति ने कविता में अपना आदर्श जयदेव को माना है। तो जो विद्यापति हैं इन्होंने अपनी कविता में अपना आदर्श किसे माना है? जयदेव को माना है। लोग इसलिए इन्हें क्या मानते हैं? लोग अभिनव जयदेव। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। तो इसलिए इन्हें लोग क्या कहते हैं? अभिनव जयदेव भी कहते हैं। अतः जयदेव के समान वे संगीत पूर्ण कोमल कांत पदावली में श्रृंगारिक रचना करते थे। विद्यापति के संबंध में कथन किस आलोचक का है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी के द्वारा कहा गया कथन है। किसके संबंध में? विद्यापति के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 21 है विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। तो विद्यापति के संदर्भ में किस आलोचक के द्वारा कहा गया कथन है? तो बाबू गुलाब राय के द्वारा कथन है कि विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु क्या था कि श्रृंगार भावना ने उन पर विजय पाली और उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। ऐसा किसके संबंध में कहा गया है? विद्यापति के संदर्भ में कहा गया है। किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है राधा का प्रेम भौतिक वासनामय प्रेम है, आनंद ही उनका उद्देश्य है, सौंदर्य ही उनका कार्यकलाप है। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 23 है ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी की दोहों के बीच की कड़ी किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी की दोहों के बीच की कड़ी किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 24 है सकल सूर्य सामंत समरी बल जंत तंत्र तस। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार पर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हर एक अलंकार के ऊपर चर्चा किया है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है पृथ्वीराज विजय किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है पृथ्वीराज विजय मूलतः किस लिपि से आबद्ध है? तो शारदा लिपि से आबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27 है देवनागरी का आधुनिक नाम क्या है? दौलताबाद। दौलताबाद ही देवनागरी का आधुनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 28 है विशाल देवरासों का काव्य रूप क्या है? गीत काव्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है वीर गाथात्मक रचना नहीं है क्या? विशाल देवरासो जो है वीर गाथात्मक रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है अपभ्रंश के भाषिक और
व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? हेमचंद्र ने किया। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आसगु कवि की रचना है कौन? चंदनबाला रास। क्वेश्चन नंबर 33 है, अपभ्रंश के प्रथम कवि महाकवि कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू जो है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो वीर गाथा काव्य का विवेचन किया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में कौन सा? तीसरे प्रकरण में किसका विवेचन किया है? वीर गाथात्मक काव्य का। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं और 8वीं शताब्दी से किसने माना है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आदिकालीन कृतियाँ जो नोटिस मात्र है किसकी? ऐसी आदिकालीन ऐसी कौन सी कृति है जो कि नोटिस मात्र है? तो जस चंद्रिका और कीर्ति प्रथा का, ये दोनों कृति जो है आदिकालीन कृतियाँ ऐसी हैं जो कि नोटिस मात्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा? अपभ्रंश काव्य। द्वितीय प्रकरण को वीरगाथा कहा है और द्वितीय प्रकरण को अपभ्रंश काव्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल, आदिकाल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो आदिकाल के नामकरण पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 8वीं सदी से माना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक, देखिए यहाँ आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, AEKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? तो 4 कालों में विभक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के लिए उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? तो AEKE। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था क्या? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्ण पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी अध्येताओं की दृष्टि से केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। क्यों हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि से केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन सका? दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सका? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी प्रचार में संलग्न प्रसिद्ध संस्था एशियाटिक सोसाइटी जिसमें सर्वप्रथम लगभग 600 संस्कृत और हिंदी ग्रंथों को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी, के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस लेखक की है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई पंक्ति है कि हिंदी साहित्य जो है प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई पंक्ति है। तो इम्पॉर्टेंट पंक्ति से आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले सबसे पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो, जो कि आदिकाल के कवि हैं। ये पहेलियों मुखरियों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें हिंद का तोता या तूतिया हिंदी भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समुचित समझा है? तो पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समुचित समझा है? किसने? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने माघ कवि से। पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से की है? माघ से। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है, विद्यापति मूलतः किस प्रकार की कवि हैं? तो विद्यापति मूलतः श्रृंगारिक कवि हैं। कैसे कवि हैं? श्रृंगारिक कवि हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है 51 जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो लास्ट क्वेश्चन है, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? तो मैथिली भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत भाषा। तो किस भाषा के कवि हैं विद्यापति? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।